स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10th पार्ट दूसरा तक पढ़ चुके थे। हम लोग क्लास 10th का पार्ट दूसरा तक पढ़ चुके थे। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में उन सारी वीडियो का लिंक है। प्ले लिस्ट में उन सारी वीडियो का क्या लिंक है, आप सबसे पहले जाइए और उन सारी वीडियो को क्या कीजिए, देख के आइए। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में ही पार्ट तीसरा। ये पार्ट तीसरा में देखिए पढ़ना क्या है, आप पढ़िएगा तो बाद में, पार्ट तीसरा में पढ़िएगा तो बाद में। सबसे पहले देखिए पार्ट तीसरा में पढ़ना क्या है। पार्ट जो तीसरा बोला है वो बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ एक एक करके देखिए। सबसे पहले बोला है दो, तो आपको तो पता है संख्या का दो क्या होता है, एक, एक के बाद क्या आता है दो, वो दो है। उसके बाद चर की बात बोला है, क्या बोला है, चर की बात बोला है। तो आपको हमने दो चीज़ बताया था, एक चीज़ बोला था चर और एक चीज़ क्या बोला था, अचर। चर जब भी बोले, अगर चर बोलने का मतलब है तो हमने बोले था ABCD XYZ तक। तो यहाँ पे चर में उपयोग होगा ABCD में किन्हीं दो का, कितना, दो का। या तो A ले, या तो A और B साथ में ले, या तो X ले, X के साथ Y ले, या तो P ले, P के साथ K ले, M ले, M के साथ N ले, कोई भी ले, कुछ भी ले, पर सिर्फ ABCD के दो ही चर लेगा। कितना लेगा, दो चर। ठीक है, फिर आता है रैखिक। क्या, रैखिक। तो हमने घात के आधार पे आपको बहुपद बताया था, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पे हमने क्या बताया था, बहुपद। हमने आपको बताया था घात के आधार पे जो बहुपद होता है, एक बहुपद होता है रैखिक बहुपद है। हमने इसमें बताया था आपको वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, जिसका क्या, अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होगा उस बहुपद को कहेंगे रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। एक बार फिर से देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है आपको, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो में संख्या आएगा। चर का मतलब या तो A या B रहेगा, या तो X या Y रहेगा, या तो P या Q रहेगा, M या N रहेगा, B या C रहेगा, कुछ भी होगा। ABCD के किन्हीं दो अक्षरों का प्रयोग होगा। रैखिक बोला है, रैखिक का मतलब है कि जो समीकरण रहेगा, समीकरण का जो अधिकतम घात रहेगा, समीकरण का जो अधिकतम घात रहेगा वो रहेगा आपका एक, वो आपका क्या, एक। इसमें समीकरण का घात दो नहीं होगा। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कभी भी समीकरण का घात दो नहीं होगा, कभी भी पूरे समीकरण का घात दो नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आया। चलिए हम एग्जांपल से लेते हैं रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, अब क्या लिखिए, आप लिखिए दो चर रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या, मानक रूप। सर दो चर बोला है, दो चर होगा तो कैसे होता है दो चर, वो देखिए। एक पहला होगा AX BY प्लस C, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। फिर से होगा AX, फिर से होगा BY और फिर से होगा C, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये पूरे चैप्टर में सर दो समीकरण आएगा। पहला बार जो आएगा वो होगा आपका समीकरण 1, इसमें जो आएगा वो आपका आएगा समीकरण 2। ये क्या आएगा, समीकरण 2 है। सर यहाँ पे ABC अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होगा A, B और C आपका होगा वास्तविक संख्या। ABC हमारा कौन सा संख्या होगा, वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या का कहने का मतलब है कि यहाँ A, B और C गिनती का कोई नंबर होगा, और X और Y ये दो चर हैं, समझ आया। सर अगर इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहें, अगर हम माने ये, इसमें अगर हम अपने हिसाब से A का मान 7 मान लिए, B का मान 8 मान लिए, C का मान मान लीजिए 9 मान लिए। अपने हिसाब से A का मान 7 वास्तविक संख्या, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, AX प्लस BY C इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोले ए बी सी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। ए बी सी हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो सर वास्तविक संख्या तो आप कुछ भी मान सकते हैं, प्लस में मान सकते हैं, माइनस में मान सकते हैं, परिमेय मान सकते हैं, अपरिमेय मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। तो अब इस समीकरण में अगर बैठाइएगा तो ए का मान 7 है तो आएगा 7x, प्लस बी का मान 8 है तो आएगा 8y, प्लस सी का मान 9 है तो 9, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। समझ आ रहा है? ये आप जब भी सवाल में आगे सवाल में आइएगा तो आपको इस रूप में मिलेगा, इस रूप में मिलेगा। अब इस रूप को हल करना है, इस रूप को क्या करना है, हल करना है। चलिए ठीक है, देखिए इन दोनों समीकरण में दो दो चर का उपयोग हुआ है, x y है, लेकिन समीकरण दो रहेगा, एक समीकरण 1 रहेगा और एक समीकरण 2 रहेगा। आपको क्या करना है, जो समीकरण 1 में जो होगा, समीकरण 1 में जो a होगा उसको a1 मानना है, समीकरण 1 में जो a होगा उसको a1 मानना है, समीकरण 1 में जो b होगा उसको b1 मानना है, समीकरण 1 में जो c होगा उसको c1 मानना है। ठीक है, समीकरण 1 से a b c सभी 1 1 आएगा, सभी क्या आएगा, 1 1 आएगा। अगर समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से जो a होगा वो a2 होगा, b भी क्या होगा, a2 होगा, और c भी क्या होगा, a2 होगा। ठीक है, c भी क्या होगा, a2 होगा। ठीक है, ये आपका रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा रूप है, मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा रूप है, मानक रूप। ठीक है, आई होप कि आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दो चर x और y दो चर है, रैखिक, देखिए कहीं भी पावर नहीं है, रैखिक समीकरण वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 है। देखिए सभी का अधिकतम घात 1 रहेगा। समीकरण बोला है तो वही समीकरण होता है, समीकरण बोला तो वो ये क्या होता है, समीकरण होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, युग्म है। ठीक है, आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतना देखिए, फिलहाल क्या, इतना आप देखिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आपको समझ आया, आ गया होगा। थोड़ी सी अपने मेंटल प्रेशर को इंक्रीज कीजिए, समझने पे फोकस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 3.1 देखिए। प्रश्नावली 3.1 देखिए क्या बोला है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं सिर्फ तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए सर बोला क्या है, एक आदमी है जो अबताब है, एक आदमी है जो क्या है, अबताब है। ये बात अपनी पुत्री से बोलता है, इसकी ये क्या है, पुत्री है। तो बोलता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब किसे कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज नहीं, जब 7 साल पहले जाओगे ना, तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितनी गुनी का आयु करा जाऊंगा, 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। सर देखिए क्या बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, अरे आज कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से आज कह रहा है। ठीक है, तो आप मानिए, क्या कीजिए, माना। क्या मानोगे, आफ्ताब की पुत्री की, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की पुत्री की जो वर्तमान आयु है ये कितना वर्ष है, x वर्ष है। इसकी पुत्री थी, इसकी आयु को कितना माना, x। आफ्ताब एक है तो आफ्ताब का आयु को y मान लीजिए, तो फिर होगा आफ्ताब का वर्तमान आयु, आफ्ताब का वर्तमान आयु ये कितना वर्ष, y वर्ष। सर देखिए हर सवाल पार्ट तीसरा में आप जितना भी सवाल पढ़िएगा सब में एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को y मानना पड़ेगा। ठीक है, ये अपनी मर्जी से दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, अपनी मर्जी से माना जाता है। ठीक है, तो आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x साल, आफ्ताब की वर्तमान आयु y साल।
ठीक है। बोला सर 7 वर्ष पूर्व, तो आपको बताना है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व सर, अगर अभी आफ्ताब की पुत्री x साल की है, अभी आफ्ताब की पुत्री x साल की है, तो आफ्ताब की पुत्री 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब की पुत्री का आयु, अभी आफ्ताब x साल का है, तो 7 साल पहले क्या उसकी पुत्री x माइनस 7 वर्ष की नहीं रही होगी? अरे सर, अगर हम बोले कि अभी आप 15 साल के हैं, अरे अभी आप 15 साल के हैं, ठीक है, तो 7 साल पहले, 7 साल पहले आप कितने साल के रहोगे? 8 साल के रहोगे, है। अभी आप 15 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने साल के रहेंगे? 8 साल के। ये 8 कहाँ से आता? अभी आप 15 साल के हैं, 7 साल पहले बोला था, अब इसमें 7 घटा दीजिए, है। तो अभी आफ्ताब, वर्तमान में आफ्ताब की पुत्री x साल की है, 7 साल पहले जाइएगा तो 7 घटा दीजिएगा। अरे 7 साल पहले आफ्ताब का आयु कितना रहेगा? उसकी पुत्री का आयु नहीं, आफ्ताब की आयु। सर अभी आफ्ताब y साल का है, तो 7 साल पहले y माइनस 7 वर्ष का रहा होगा। एक बार समझ आया? हाँ। फिर अगला बोला है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो आपको लिखना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। सर 3 वर्ष बाद जरा बताइएगा आफ्ताब की पुत्री का आयु। सर अभी आफ्ताब x साल का है, तो 3 साल पहले x प्लस 3 वर्ष का रहेगा। अभी आफ्ताब x साल का है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 साल का रहेगा, है ना सर। अगर अभी आप 15 साल के हैं, आज अगर आप अभी 15 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आप कितने साल के रहेंगे? 3 वर्ष बाद जो आप रहिएगा वो 18 साल के हो जाइएगा। अभी आप 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद 18 साल के। सर ये 18 आया कहाँ? आज अब 15 है, 3 साल बाद बोला, आप इसमें 3 जोड़े तब 18 आया। हाँ, तो वही तो बोला सर, अभी ये x साल का है, 3 साल बाद है, तो x में 3 जोड़ दीजिएगा, x में 3 क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो x प्लस 3 साल का होगा। लेकिन आफ्ताब, ये आफ्ताब की पुत्री होगी, लेकिन आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब y साल का है, 3 साल बाद क्या y प्लस 3 वर्ष का आफ्ताब नहीं होगा? अभी आफ्ताब y साल का है, तो क्या 3 वर्ष बाद आफ्ताब y प्लस 3 साल का नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए, आपको रैखिक समीकरण में ज्ञात करना है, तो आपको आना है प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से, ठीक है। देखिए क्या बोला है, बोला है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। सर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना साल का है? आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना साल का है? एक्स मन ना, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कहाँ रे? 7 वर्ष पूर्व। अरे सर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना है? y माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी का आयु कितना है? x माइनस 7। सर ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। क्या सर 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी बेटी बराबर हो सकती है? क्या 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी बेटी बराबर हो सकती है? नहीं, उसकी बेटी छोटी होगी। कितनी छोटी है? आफ्ताब से कितनी छोटी है? तो आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का बड़ा था, मतलब तुम हमसे कितनी छोटी थी? 7 गुनी। तो आप बेटी की तरफ बराबर करने के लिए बेटी की तरफ क्या कर दीजिए? 7। कैसे सर? मान लीजिए यहाँ एक पापा है, उसकी एक बेटी है, बेटी 5 साल की है, पापा 40 साल का है। तो बाप तो बोलेगा ना कि बेटी हम तुमसे 8 गुने आयु का है, हम तुमसे कितने गुने आयु का है? 8 गुने आयु का है। तो बोलेंगे नहीं, हम बाप और बेटी का उम्र बराबर करना चाहते हैं, हम बाप और बेटी का उम्र बराबर करना चाहते हैं। तो जब बाप बोला कि हम तुमसे 8 गुने आयु का था, तो अब बाप की तरफ ना बेटी की तरफ 8 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। जो छोटा है उसके तरफ आप जितनी गुनी आयु बोलेगा उतनी गुनी से क्या करना है? गुना कर देना है। तो गुना कर दिए, यहाँ से y माइनस 7 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 7x माइनस 7 क्या आएगा? 49। 7x क्या? 49। इसके बाद देखिए सबको उधर ले जाइए, 7x, देखिए ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y,
देखिए माइनस का 49 पहले से यहाँ था, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 7x माइनस वाई माइनस 49 में 7 जोड़ेंगे, माइनस 49 में 7 जोड़ेंगे तो माइनस का 42 और ये किसके बराबर होगा 0 का, और ये समीकरण 1 होगा, समीकरण 1 होगा। ठीक है, पुनः एक बात तो फिर और बोला है, क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद सर अवताब की आयु 3 वर्ष बाद कितना है, अवताब की आयु 3 वर्ष बाद x y प्लस 3 है, उसकी पुत्री का आयु क्या x प्लस 3 था, 3 वर्ष बाद तो यही होगा उसकी पुत्री का आयु। मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। सर बेटी 3 गुनी बोल रहा है, बाप 3 गुना है, तो बेटी बराबर करने के लिए बेटी की तरफ से क्या करना है गुना करना है, गुना कीजिए, ये y प्लस 3 होगा बराबर में होगा, इसको गुना कीजिएगा, ये तो यहाँ से आएगा y प्लस 3, इसको कीजिएगा तो 3x प्लस क्या आएगा 9, ये लिखेंगे 3x लिखिएगा, ये प्लस का y है, इधर का माइनस y आएगा, प्लस का यहाँ से 9 था, ये प्लस का 3 है, उधर का माइनस का 3 आएगा, बराबर क्या बचेगा 0। इसको आप अच्छे से लिखिए 3x माइनस वाई, 9 में 3 घटेगा तो 6 और ये किसके बराबर 0 के बराबर, ये समीकरण क्या होगा दूसरा होगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0, समीकरण दूसरा क्या था 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सिर्फ आपको रैखिक समीकरण में हल करना था, ये आपका रैखिक समीकरण का आंसर होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का क्या होगा आंसर होगा। आगे हम इसको हल करना भी बताएंगे, आगे हम इसको हल करना भी क्या करेंगे बताएंगे, सिर्फ आपको रैखिक समीकरण बता, इसको ग्राफ में भी बदलना है, पर ग्राफ में हम आगे आपको बताएंगे कि ग्राफ में कैसे हल किया जाता है, ग्राफ में कैसे क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ आ गया। ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे आप चैप्टर में, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे, आप बने तो रहिए, आपको सारे सवाल समझ आ जाएंगे। ठीक है, अपने मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या बोला है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में, क्रिकेट टीम का एक कोच है वो क्या किया, वो 3900 रुपया लेके कहीं गया होगा, बाजार गया होगा, दुकान गया होगा, तो बोलता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा। बाद में क्या करता है, वो बाद में जाता है उसी प्रकार का कितना बल्ला खरीदता है, 1 बल्ला खरीदता है, और कितना गेंद खरीदता है 2 गेंद खरीदता है। ठीक है, कितना में खरीदता है 1300 रुपया में, तो 1300 रुपया में 2 खरीदा। पर इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए। देखिए क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, एक क्रिकेट टीम का क्या है कोच है, वो जब 3900 रुपया लेके दुकान जाता है, 3900 रुपया लेके दुकान जाता है, तो वो 3 गो बैट खरीदता है, बैट तो पता ना क्रिकेट खेलने वाला है। ठीक है, 3 गो बैट खरीदता है और 6 गो गेंद खरीदता है, 3 गो बैट खरीदता है, 6 गो गेंद खरीदता है। कुछ दिन के बाद हो सकता है 1-2 गो बैट टूट गया होगा, में तो बैट की और जरूरत होगा, तो कुछ दिन बाद वो 1300 रुपया लेके जाता है, उसमें वो क्या खरीदता है 1 गो बल्ला खरीदता है और 2 गो गेंद खरीदता है, 1 गो बल्ला खरीदता है 2 गो गेंद खरीदता है। तो बोला इस रूप को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको हल नहीं करना है, आपको एक बल्ले का दाम एक गेंद का दाम नहीं निकालना है, आगे आप सीखिएगा एक बल्ले का दाम भी निकलता है, एक गेंद का दाम भी निकलता है, पर आगे निकलेगा, यहाँ नहीं, सिर्फ आपको बीजगणितीय रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो देखिए सर आप पढ़े 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा 2 चीज़ रहेंगे और 2 समीकरण रहेगा, 2 बार उस चीज़ को 2 बार बोला जाएगा, 2 चीज़ रहेगा और उस चीज़ को 2 बार रिपीट किया जाएगा। सर यहाँ पे बल्ला है ना, अब बल्ले की कीमत x रुपया मान लीजिए, एक बल्ला का कीमत कितना होगा x रुपया, तो एक गेंद का कीमत कितना रुपया होगा y रुपया। मान सकते हैं ना, एक बल्ला गेंद है तो एक गेंद की कीमत x रुपया, एक बल्ला की कीमत x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए माना, आप क्या कीजिए माना, क्या मानिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ला कितना रुपया का होगा x रुपया का होगा, और फिर प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक
गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, ये प्रत्येक गेंद कितना रुपया का होगा, वाई रुपया। प्रत्येक गेंद के कहने का मतलब है सर एक गेंद, और प्रत्येक बल्ला का कहने का होता है एक बल्ला। एक बल्ले का कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत क्या, y रुपया। ठीक है, तो आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से आइएगा, प्रश्न से। सर पहली स्थिति में क्या करता है, पहली स्थिति में 3 बल्ला लेता है। अरे सर अगर एक बल्ले का दाम x रुपया है तो क्या 3 बल्ले का दाम 3x नहीं होगा? समझने वाली बात है। सर एक बल्ला x में खरीदे, 3 को बल्ला खरीद रहे हैं तो 3 बार x जोड़ेंगे, 3 बार x को जोड़ेंगे 3x होगा। हाँ, फिर बोलता है एक गेंद की कीमत y रुपया, ये 6 को गेंद खरीदता है तो क्या सर ये 6y रुपया नहीं देगा? और ये सर 39 रुपया दोनों चीज का देता है। दोनों चीज का मतलब दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के कितना आता है, 3900 रुपया है। और इसको आप क्या मानिएगा, समीकरण 1 मानिएगा है। पुनः दूसरी बार ये क्या करता है, दूसरी बार एक ही बल्ला खरीदता है। सर प्रत्येक बल्ले का दाम x रुपया है तो एक बल्ले का दाम x रुपया होगा। 2 गेंद खरीदता है, एक गेंद का दाम y रुपया तो 2 गेंद का दाम 2y रुपया होगा। इस बार वो कितना देता है, 1300 रुपया देता है, तो बराबर में 1300 रुपया। ये समीकरण दूसरा होगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस यही रैखिक समीकरण है, यही रैखिक समीकरण है। वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण। 2 चर, देखो एक x और एक y का उपयोग हुआ, x और y का उपयोग हुआ, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। आगे कैसे होता है ये बात की बात है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए क्या बोला है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। सर 2 चीज है, फिर यहाँ पे 2 चीज है, एक चीज है सेब और एक चीज है अंगूर। एक चीज है अंगूर, एक चीज सेब और एक चीज क्या है, अंगूर। बोला है कि यदि आप 2 केजी सेब लीजिएगा, यदि आप 2 केजी सेब लीजिएगा और 1 केजी अंगूर लीजिएगा, 1 केजी अंगूर लीजिएगा तो आपको देना पड़ेगा 160 रुपया। भाई ठीक है, 2 केजी सेब 2 केजी अंगूर का 160 रुपया देना पड़ेगा। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद एक आदमी था, वो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर लेके आया, और जो लेके आया 160 रुपया में। ठीक है, 160 रुपया दिया, उसमें उसको 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर मिल गया। फिर बोलता है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर वो दुकान गया, 1 महीना बाद क्या लेके आया, 4 केजी सेब लेके आया, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो भाई 2 केजी अब इस बार अंगूर लिया, दोनों को जोड़ा तो कितना रुपया देना पड़ा, 300 रुपया देना पड़ा। कितना रुपया देना पड़ा, 300 रुपया देना पड़ा। तो बोला इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, इसको आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त। अरे सर एक सेब ले रहा है ना, एक अंगूर ले रहा है ना, सर आप सेब की कीमत को 100 रुपये मान लीजिए ना, अंगूर की कीमत को y रुपये मान लीजिए। है, सेब की कीमत को x रुपया और अंगूर की कीमत को y रुपया। सिंपल सा बात है। तो आप कीजिएगा, माना प्रत्येक केजी, प्रत्येक किलोग्राम, प्रत्येक किलोग्राम सेब की कीमत, सेब की कीमत, प्रत्येक किलोग्राम जो सेब की कीमत है वो है x रुपया। इसका मतलब है सर आप 1 किलो सेब लीजिएगा तो आपको x रुपया देना पड़ेगा, और प्रत्येक किलोग्राम अंगूर, अंगूर की कीमत, आप प्रत्येक किलोग्राम अंगूर लीजिएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, y रुपया। प्रत्येक किलोग्राम अंगूर लीजिएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, y रुपया। आप कहाँ से आइए, प्रश्न से। अरे सर 1 किलो सेब का दाम x रुपया, पहली स्थिति में वो 2 किलो सेब लेता है। सब 1 किलो का x रुपया, क्या 2 किलो का 2x नहीं होगा? 1 किलो दाम का, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, वो 1 ही किलो अंगूर लेता है तो सिर्फ y रुपया ही देगा। दोनों मिला के 160 रुपया देता है, तो मिला के 160 रुपया देने का मतलब कि जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। समझ आया? हाँ। फिर दोबारा क्या बोलता है, अगर 4 केजी लेता है तो भाई 4x होगा, 2 केजी अंगूर लेता है तो 2y होगा, बराबर का 300 रुपया, तो 300 रुपया। और ये आपका क्या होगा, आंसर। यही आपका रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप में है। इसको हल करना है, सीखना है। इसको हल करने की बहुत विधि है। x और y निकालने का, 1 केजी सेब का भी दाम निकलेगा, 1 केजी अंगूर का भी दाम निकलेगा। इसको निकालने के लिए कितनी विधि है? सबसे पहला विधि ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। ठीक है, इन 4 विधियों का उपयोग करके आप x और y का मान निकालना सीखिएगा आगे में। ठीक है,
जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा आप वैसे वैसे एक्स और वाई का मान निकालते जाइएगा। ये 3.1 जो प्रश्न 3.1 है आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए दिया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में इसका जरूर दीजिए। पता है एजुकेशनल वीडियो है, ज़्यादा नहीं चलेगा, आप देख रहे हैं इतना ही काफ़ी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो यकीन मानिए आप एक पक्का स्टूडेंट है, आपके अंदर स्टूडेंट की वो क्वालिटी है, ठीक है। यदि आप अभी तक आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़रूरतमंदों को वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।